उस टाइम ये लगता था कि यार नीट में तो आसान क्वेश्चन आएंगे, और साल की शुरुआत में तो ये कॉन्फिडेंस आता है इस बार तो रैंक बनना नहीं है ना, लगता ही है। और लास्ट तक आते आते हो जाता है कि भगवान बस सिलेक्शन करा दियो। मतलब मेरे को थोड़ी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हाँ। वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, पी ब्लॉक डी ब्लॉक है ना, ये सब बहुत परेशान करता था। तो इसको तो मैंने यही किया था कि मैंने नोट्स बनाए, जितनी इंपॉर्टेंस मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को दी है मैं उतनी इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा। तो इतना ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में, तो वही है, नहीं पहचान करते लोग, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेक टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ हैं कुमार पाल, जिन्होंने अपने 5th अटेम्प्ट में 605 स्कोर किया था और करंटली अभी वो एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में हैं। तो चलिए बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी को और क्यों उन्होंने इसी फील्ड को चुना। तो वेलकम कुमार पाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप डॉक्टर बने? मतलब मैं तो शुरू से ही था, बचपन से जब देखता था मैं कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। 4th-5th क्लास से डिसाइड हो गया था कि मतलब जहाँ जहाँ ट्यूशन जाता था, पढ़ता था, सब कहते थे बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और फिर मेरा भी इंटरेस्ट था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, तो कभी ये नहीं सोचा कि इंजीनियरिंग कर लेता हूँ रादर देन नहीं, डॉक्टर? मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी। अच्छा, आपको मैथ्स पसंद नहीं हाँ, थी, राइट। बिल्कुल नहीं। और आपके फैमिली में कोई और डॉक्टर है नहीं जो नहीं इंस्पिरेशन बना आपके लिए? नहीं, नहीं। तो आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं। हाँ, मतलब साइंस भी, मैं अपनी पूरी फैमिली में साइंस बैकग्राउंड से पहला था। अच्छा, आप पहले थे? हाँ जी। वाह यार, ठीक है। तो 10th के बाद फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले ली? हाँ, मैथ्स भी थी ये ज़बरदस्ती लेनी पड़ी। ज़बरदस्ती लेनी पड़ी थी? हाँ जी। तो फिर कैसे मैनेज करते थे अपने टाइम को? वही मतलब सुबह ट्यूशन, मतलब मेरा गवर्नमेंट स्कूल था तो इवनिंग शिफ्ट थी, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ लेता था, कोचिंग ठीक है। चला जाता था, ट्यूशन थे। लोकल ट्यूशन लगा रखा हाँ, था? लोकल ट्यूशन थे। उसके बाद फिर स्कूल, स्कूल से आके फिर ट्यूशन था, फिर रात को थोड़ा लेट तक पढ़ लेता था। तो इस अच्छा, तरह से करते हैं। राइट राइट, ठीक है। तो 11th और 12th में जब आप थे तो आपका क्या स्केड्यूल रहता था? हम्म, और स्कूल भी था, हम्म, ट्यूशन भी था, सेल्फ स्टडी भी था, तो हम्म। इन सब चीज़ों को साथ में कैसे मैनेज करते थे? मेरा ये था कि जैसे मैं शुरू से क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा। तो मेरे को आदत थी सुबह 4:30 बजे उठने की। हम सुबह खेलने जाते थे पार्क में, रनिंग करते थे। तो फिर जब मैं 11th में आया, मैंने सब बंद कर दिया था। अच्छा। तो मैं उठता तो 4:30 बजे ही था। फिर उठ के वही नहा धो के सुबह जल्दी नहा के मैं पूजा करता था, मेरी आदत है तो डेली। गर्मी हो सर्दी हो 4:30 बजे उठ हाँ, जाते हैं? 4:30 बजे वाह, उठ के मैं एक्सीलेंट आराम है। से पढ़ाई करता था फिर थोड़ी देर, और मेरा फिर 9 बजे से ट्यूशन था। तो बट दूर था, साइकिल से जाते थे, तो 8:30 निकल जाता था घर से, लंच वगैरह पैक करके, अच्छा। ट्यूशन करके फिर उधर से उधर स्कूल, फिर रात को ट्यूशन होता था, स्कूल से सीधा फिर मैं रात को 9 बजे घर तो में स्कूल का घुसता क्या था। टाइमिंग था आपके? मेरा वही था, दोपहर में 1 बजे से 6:30 बजे तक। अच्छा, तो आप सुबह निकल गए 9 बजे ट्यूशन के लिए? हाँ, 9 से कब तक कोचिंग रही? वही 9 से मेरा 12 तक रहता था, फिर मैं उधर से सीधे स्कूल चला जाता था। अच्छा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद रात को फिर 6:30 बजे छुट्टी हुई। हाँ। फिर फिजिक्स की क्लास होती थी मेरी, तो वहाँ से फिजिक्स की ट्यूशन के बाद फिर मैं रात को 9 बजे तक ही घर आ पाता था। 9 बजे घर आते थे? हाँ। तो आई थिंक उसके बाद तो हिम्मत नहीं बचती होगी थोड़ा बहुत मतलब कुछ हो गया तो, वरना खाना खा के सो जाता था। कहानी करके सो जाना। और यूजुअली कितने बजे तक सो जाते थे? वही 11 के आसपास। 11 के आसपास, और फिर 4:30 बजे उठ जाना। हाँ। तो आपने थ्रू आउट 11th और 12th यही रूटीन फॉलो किया? हाँ, मतलब बीच में कभी कभी हो जाता था, पर मैं ज़्यादा यही मतलब 6 घंटे 5.5 घंटे की नींद लेता था। लेते थे आप? अच्छा, ठीक है। खैर कम है वो, पर हाँ ठीक है, शायद आपने अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन कर लिया था कि हाँ, इतने ही घंटे सोना हाँ, है, राइट। तो जब आप तैयारी कर रहे थे थ्रू आउट क्लियर था, जब आप 12th में भी आए क्लियर था कि यार मुझे इसी साल नीट निकालना है, आपने सोचा कि नहीं इस साल बोर्ड्स निकाल के अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर नीट का सोचूंगा? यही था, हमें तो पता ही नहीं था ना कुछ, तो फिर वही था कि 12th करेंगे आराम से। हाँ। उसके बाद 12th के बाद हाँ आकाश जाना होता है, कोचिंग हाँ। करनी होती है, फिर प्रेप करते तभी निकलता है। राइट, हाँ, ठीक है। तो जिस साल आपने बोर्ड्स दिए उस साल नीट दिया या नहीं दिया? हाँ, दिया था, उस साल दिया था। उस साल 277 मार्क्स आए थे मेरे। अच्छा, 277 आए हाँ थे। जी। और उससे पहले आपको नीट के एग्ज़ाम के बारे में कितना पता था या नहीं पता था? बस ये था कि कोई मतलब उसमें पीएमटी एआईपीएमटी होता था, हाँ। कि एआईपीएमटी का एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे जो मार्क्स होते हैं, मतलब 11-12 का सिलेबस आता है, और उसके मार्क्स के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। राइट, तो जब आपने अटेम्प्ट देने शुरू किए तब AIPMT होता था? नहीं नहीं, उस साल नीट आ गया था। अच्छा, उस साल आ गया हाँ, था, आ राइट। गया था। यानी कि ये 2017 की बात होगी 17 ना? में नीट था। हाँ। राइट राइट राइट, तो उस टाइम पे आपका हाँ। नीट एग्ज़ाम हुआ हाँ था, जी। ठीक है। तो जब आपने देखा कि आपका स्कोर 279 था, राइट, हम्म। तो तब कैसा लगा आपको? क्या कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, मैं ये कर लूँगा या नहीं, या था कि चलो एक बार कोचिंग करके देखते हैं? नहीं, मेरे को मतलब पापा जी थोड़े स्ट्रिक्ट थे। पापा जी का था भाई बिना कोचिंग के तुम्हारा नहीं निकलेगा। अच्छा, तो उन्होंने बोला, प्री डिसाइडेड था कि कोचिंग तो लेनी ही लेनी है। ठीक है। तो जैसे ही मतलब रिजल्ट से ओवर हुए,
उसके बाद उन्होंने कोच मतलब रिजल्ट तो लेट आया था, हाँ। क्योंकि उन्होंने पहले ही कोचिंग में एडमिशन मतलब हमारा ऐसा चलता था जैसे उनकी मतलब स्कूल की एक मैम थी, उनके बेटे ने आकाश से कोचिंग ली है, अच्छा तो पापा जी ने बोला हाँ आकाश से कोचिंग लेनी है। ठीक है। तो एक सर से पूछा जिनसे ट्यूशन पढ़ता था, फिर सीधा आकाश में जाके स्कॉलरशिप टेस्ट देके और वहाँ फीस सबमिट कर दी कि भाई कोचिंग जाओ। अच्छा कोचिंग जाना शुरू किया। शुरू कर दिया। राइट, तो स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं? हाँ मतलब मेरी फीस मतलब वैसे तो 127 के आसपास थी, हाँ। मेरी 80,000 गई थी। राइट, तो कुछ आपको परसेंटेज कट मिल गया था। राइट, तो जब आपका फर्स्ट ड्रॉप का ईयर चल रहा था उस टाइम पे बताइए कि आपने क्या स्केड्यूल फॉलो किया, कितने घंटे कोचिंग जाते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और क्या क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट की कि ताकि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं? असल में ऐसा था कि कोचिंग का टाइम वही था हमारा 8 o'clock से शुरू हो जाता था, ठीक है। और 2:30 तक रहता था हमारा। तो घर भी दूर था, सुबह जल्दी निकल जाते थे, सुबह तो पढ़ाई नहीं होती थी उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि वे तैयार होना होता था, फिर आके घर जाके 1 आध घंटा सो के फिर मैं रात तक पढ़ता था। अच्छा। तो उस टाइम इतना पता नहीं था, तो वही था कि पूरी तरह ब्लाइंडली टीचर्स को फॉलो किया जो वहाँ पढ़ा रहे थे, और जो कि सही भी है क्योंकि हर कोचिंग 80-90% तो तुम्हें देती है। राइट। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता था, जो पढ़ाते थे वही आके फिर प्रैक्टिस करता था, उन्हीं की टेस्ट सीरीज वगैरह देता था। यही कर फर्स्ट ड्रॉप में तो यही था, कुछ पता नहीं था। हाँ। तो कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। अच्छा, तो कोचिंग का मॉड्यूल हो गया पढ़ना? हाँ, मॉड्यूल पढ़ना, बुक एनसीईआरटी पढ़ना और क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बस। राइट, तो ये आपका रूटीन रहता था फर्स्ट ड्रॉप में। हाँ जी। राइट, तो फर्स्ट ड्रॉप में आपको था कॉन्फिडेंस कि एग्ज़ाम मतलब मैं क्लियर कर लूँगा? मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आ रहा था? उस टाइम तो कम आता था, मतलब 450 के आसपास आता था। हाँ। ये था कि जैसे आकाश की टेस्ट सीरीज होती है ना, वो बहुत आलतू फालतू सवाल पूछते हैं। अच्छा। तो उस टाइम ये लगता था कि यार नीट में तो आसान क्वेश्चन आएंगे, और साल की शुरुआत में तो ये कॉन्फिडेंस आता है इस बार तो रैंक बनना नहीं है ना, होता ही है, और लास्ट तक आते आते हो जाता है कि भगवान बस सिलेक्शन करा दियो तो एक सीट मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। राइट। तो मतलब किया शुरू में तो यही था कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब कुछ टेस्टों में नंबर आ भी रहे थे, कुछ टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते थे। जैसे वो फिजिक्स जो बनाते थे ना वो बहुत अजीब सी बनाते थे। अच्छा। और जो उनके बायो के क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूरे पढ़ाते भी वो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा थे बायो, तो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे जाते थे। तो मार्क्स तो कम ही आते थे, और दूसरों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे, तो डर भी लगता था कि यार इन लोगों के 600 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, हाँ। तो क्या ही होगा फिर। राइट। तो वही था बस पहले साल में तो। राइट। तो मॉक टेस्ट में आप तकरीबन नहीं 400 450 स्कोर कर लेते हैं। 450 के आसपास। हाँ, तो कहीं ना कहीं अंदर था कि शायद इस बार ना हो, या था कि नहीं रैंक 1? मतलब मिड तक आते आते ये था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मेहनत तो पूरी चल रही थी, और वही था क्या कहते हैं टेस्ट के टाइम बस वो 3 घंटे की प्रिपरेशन होती है ना, पैनिक कर जाते हैं, बस हाँ। वो थी। राइट। साल नीट में मेरे 13 लाइन से गलत हो गए थे फिल करने में एमसीक्यू। OMR फिलिंग में? हाँ, OMR फिलिंग। ओह अच्छा। वही मतलब मेरे को इतनी आदत नहीं थी, अभी भी मैं जैसे यूनिवर्सिटी में प्रॉफ के OMR भरता हूँ ना, पूरी क्लास में मैं देख रहा हूँ सब पेपर लिखना स्टार्ट कर चुके होते हैं, मैं OMR भर रहा होता हूँ। तो क्या स्पीड स्लो है या आपको हाँ, एग्जाम एंजाइटी आ जाती है? थोड़ा सा डर लगता है कि यार इधर से उधर ना हो जाए ऑप्शन से, ये सब क्योंकि एक बार भुगत चुका हूँ ना। हाँ, राइट। तो वही। अच्छा, तो यानी कि उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस आते थे, तो क्या आप OMR एंड में फिल करते थे? हाँ, मेरी ये आदत थी। मतलब डिस्क्राइब करो, जब फर्स्ट ड्रॉप में आप एग्जाम देने गए तो वो दिन कैसा था? मतलब ठीक था, मुझे ये था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो मैंने करी थी। लास्ट टेस्ट में मेरे 550 तक आने लगे थे, और उस टाइम पे कट ऑफ भी इतनी जाती थी, 512 वगैरह आसपास इतने में मिल जाता था। तो मैं गया पेपर देने गया, शांति से बैठ के बायो में सबसे पहले करता हूँ। तो मेरी एक आदत है कि बायो में फर्स्ट 45 मिनट के आसपास में पूरी कर देता था, कितनी भी हार्ड आए बायो हो जाती थी। हाँ, क्योंकि सुबह से वही पड़ी थी, तो उस दिन भी ऐसे ही 50 मिनट में पूरी बायो हो गई, फिर बैठ के पूरी बायो पे OMR भर रहा था। ठीक है, वहीं बीच में मेरी गलती हो गई, उससे मेरे को एहसास नहीं हुआ था। फिर क्या कहते हैं मतलब मैंने फिजिक्स करी, केमिस्ट्री करी, तो मेरे को फिजिक्स थोड़ा कम आती थी उस साल। तो मेरा पेपर हो गया था 3 घंटे का उस टाइम पेपर हुआ करता था, तो 2.5 घंटे में हो गया था। लास्ट के आधे घंटे में मैं OMR चेक कर रहा था अपनी, मैं ऑप्शन में डाल रहा था कि मैंने कहीं कुछ गलत हो। उस टाइम मुझे पता लगा मैंने बायो गलत कर ली। ओह अच्छा। मैं माथा पकड़ के बैठ गया, मैंने तो पैनिक कर गए? हाँ, मुझे तो पता था फिर कि मतलब 13.5 या 65 हाँ। 65 मार्क्स तो सीधे चले गए ना। राइट। अच्छा, तो क्या स्कोर रहा आपका उस टाइम पे? 404 था मेरा स्कोर। अच्छा, 404 था। राइट, तो जब एग्ज़ाम दे के आप बाहर आए तो पेरेंट्स या पापा तो होंगे ही तब वहाँ पे, तो नहीं, पूछा नहीं उन्होंने?
कुछ नहीं पूछा, बस पापा जी के मतलब उन्होंने मेरे को 12th तक बहुत स्ट्रिक्ट रखा है, मतलब पापा जी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। हाँ उसके बाद उनको ये था कि यार बच्चा मेहनत तो करता ही है ठीक ना? है। तो उन्होंने बोला चलो, मतलब मैंने उन्हें नहीं बताया था उस टाइम पे, पर वो ये थे कि उन्होंने पूछा कि क्या रहा, मैंने कि पापा जी पता नहीं, अच्छा। देखते हैं क्या होगा। कह रहे चल कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। हाँ। बस वो फिर घर चले गए थे। अच्छा हाँ, फिर जब रिजल्ट आया तो पता ही लग गया कि नहीं हो पाया। राइट। तो घर जाके आंसर शीट मैच करनी शुरू करी थी या नहीं? मैंने नहीं करी। नहीं करी थी, हिम्मत नहीं हुई? नहीं, हिम्मत क्या, मतलब मैं करता ही नहीं था, मेरी आदत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब बस ये थोड़े टाइम तो नहीं की, फिर धीरे धीरे करके कि चल कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर की, मतलब एक आध जब आंसर किया आने से पहले तब करी। तो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर कर रहे थे आप कि कितना स्कोर आएगा आपका? मतलब वही था कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे भी 3 MCQ ज़्यादा गलत हो गए थे। तो 404 बैठा था। राइट राइट। तो अब वो टाइम है कि आप 2 बार नीट का एग्ज़ाम भी दे चुके हैं एंड फर्स्ट ड्रॉप भी हो चुका है, कोचिंग भी ले चुके हैं। तो अब आपने कैसे डिसाइड किया कि यार चलो एक और ड्रॉप लेता हूँ, फिर से मेहनत करता हूँ? कैसे अपने आप को पुल अप किया कि हाँ चलो ट्राई करता हूँ? यही सोचा था कि मतलब अब मेरे पास क्या बचा था कि मेरा ज़िंदगी का ये सपना था कि मेरे को एक मतलब सर्जन बनने का था शुरू से, कि मेरे को सर्जन अच्छा, आपको बनना सर्जरी में शौक हाँ, था, ठीक है। सर्जरी का शौक था। तो अब मैंने कि और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मेरे को 10th में भी मतलब मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, मम्मी जी ने ऐसे बोल दिया थे। हाँ। तो उसमें मेरी शायद 104 रैंक के आसपास आई। अच्छा तो मेरे को यह मतलब दिल्ली में कॉलेज है शायद पॉलिटेक्निक का, ना पूरे इंडिया का नंबर 1 है। अच्छा। उसमें मिल रही थी। मम्मी जी तो बोल रही थी दिला दो, पर मेरा अंदर से नहीं था कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी। राइट। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। हाँ। अब मैंने कि मैं वहाँ भी वो छोड़ के बैठा हूँ, और फिर मतलब मेरे को और कुछ करना भी नहीं है। तो मेरा यही था कि मैं यही करूँगा। और पापा जी ने बोला कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होता सबका, दोबारा तैयारी कर, हम तेरे साथ हैं। पापा जी ने शुरू से बहुत सपोर्ट किया मेरा सिलेक्शन, मैं उन्हीं को बोलता हूँ कि पापा ने कराया। राइट। अच्छा ठीक है। तो सेकंड ड्रॉप की जो आपकी कहानी है पूरी, क्या रूटीन फॉलो करते थे, क्या कोई कोचिंग ज्वाइन की, और ऐसा अलग क्या किया जो आपने पहली बार नहीं किया था? सेकंड ड्रॉप का ये था कि हमारा आकाश था साउथ एक्स में, ठीक है। वहीं पे विद्या मंदिर क्लासेस था। ठीक है। तो असल में आकाश में गया था, एक सरदार जी थे फिजिक्स के सर, उनकी वो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। तो फिजिक्स मेरी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री मैंने कर लिया इस साल, तो फिजिक्स के लिए मैं इसी आकाश में दोबारा गया साउथ एक्स में कि मेरे को सरदार जी वाला बैच चाहिए। अच्छा। तो हम 3 दोस्त थे, तो मैं उसमें सीट फुल हो गई कि एक सीट है, 2 की नहीं होगी। अब शुरू से दोस्ती में ऐसे ही रहे हैं कि भाई नहीं करना तो साथ ही करेंगे। हाँ, कि तीनों को एडमिशन लेना तो लेना वाला नहीं। फिर हम जा रहे थे तो वहाँ पे बराबर में विद्या मंदिर क्लासेस का पैम्पलेट लेके भैया खड़े थे। हाँ। मेरे सर, हमने उस साल उन्होंने पहला बैच निकाला था मेडिकल के लिए, वरना इंजीनियरिंग में तो बहुत नाम है विद्या मंदिर क्लासेस। तो फिर हम गए, वो अपने ऑफिस लेके गए मैं, फिर हमने देखा, हमने विद्या मंदिर क्लासेस ज्वाइन किया। इस साल बस अंतर ये था, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। अच्छा। मतलब हाँ, कि थोड़ा बहुत कोई मजाक भी कर लेता था ना, मैं वो नहीं करता था। कोचिंग के फर्स्ट डे से लेके कोचिंग के लास्ट डे तक मेरी एक ही सीट थी, क्लास के सबसे पीछे जाके सबसे कोने की सीट। और मैं किसी से कुछ बात नहीं करता था। मतलब टीचर भी बोलते थे कि भाई आगे आके बैठ जाए तो अच्छा बच्चा है। हाँ। क्योंकि आंसर कर देता था। टेस्ट में रैंक 1 भी आई थी विद्या मंदिर में सेकंड ड्रॉप में। अच्छा। मैंने कि नहीं सर, सीट मेरी फिक्स है, मैं यहीं बैठूंगा। अच्छा। मैं वहाँ से नहीं हिला। राइट। तो वहीं बैठ के पढ़ता था। कोई मतलब मैं ज़्यादा मजाक किसी से कुछ नहीं, बस जो मेरे 2 दोस्त थे उनसे भी उतना नहीं हो पाता था उस टाइम, तो थोड़ा सीरियस था सेकंड ड्रॉप में। राइट। तो कितने घंटे कोचिंग जाते थे आप सेकंड ड्रॉप में, कितने घंटे सेल्फ स्टडी एंड कितने घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते थे? मेरा ये था कि कोचिंग तो भाई सुबह 8 से 2:30 है, और मेरा घर बिल्कुल अपोजिट है, तो मैं 4 बजे घर पहुँचता था। अच्छा। हाँ, सुबह 6:30 का निकल के, तो फिर 4 बजे के बाद फिर वही सो जाना, 5:30 बजे से उठ के फिर थोड़ा 6 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। फिर वो 10-11 बजे तक जितना पढ़ाई हो पाती तो वही करता था। मेरा थोड़ा एक ड्रॉबैक ये था, शुरू से ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा कम की है, मैंने पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैं पैनिक इसीलिए कर जाता था पेपर में, बस यही ड्रॉबैक था। अच्छा। हाँ। तो जब आप कोचिंग ले रहे थे, क्या वहाँ के टेस्ट नहीं दे रहे थे? नहीं, टेस्ट मैंने सारे दिए शुरू से, मैं कभी कोई टेस्ट स्किप नहीं करा। पर घर पे जाके जो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं वो नहीं कर पाया था। राइट। तो आपको आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रह जाती थी। हाँ। अच्छा। तो कभी किसी टीचर ने फोर्स नहीं किया, किसी ने बताया नहीं कि नहीं यार खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, टीचर तो बोलते थे, क्योंकि जो विद्या मंदिर के टीचर थे सारे इंजीनियरिंग वाले। हाँ। और खुद इंजीनियर। राइट। तो उनके कॉन्सेप्ट भी इतने क्लियर, और वो बोलते थे कि तू डाउट लेके नहीं आता। डाउट लेके कैसे जाऊँ जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करता? तो कि मतलब आंसर भी कर रहा है और नंबर भी आ रहे हैं, पर डाउट लेके कभी नहीं आता। तो अब मैं कैसे बताऊँ? एक बार डांट भी पड़ी थी, क्या कहते हैं,
फिर वहाँ पे विद्या मंदिर में एक भैया थे अभिमन्यु सर, हम उन्हें सर बोलते तो कहते थे भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे भैया बोला करो। अच्छा तो उन्होंने फिर मेरे को पूरा पूरा गाइड किया शुरू से। अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है, वो पूछते रहते हैं कि कॉलेज कैसा चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभिमन्यु मैंने बहुत गाइड किया। तो वो फैकल्टी थे वहाँ पे? हाँ, फैकल्टी थे जूलॉजी की। अच्छा अच्छा। वो अपने साथ कैब में बैठा के ले जाते थे मेट्रो तक, है ना, हाँ। हमेशा, और बात करते थे, पूछते थे, फ़ोन करते थे, मतलब वो अब तक साथ हैं मेरे। राइट राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर मिल गया था टीचर के साथ साथ, जो आपको कंटिन्यूसली बताता था। कंटिन्यूसली गाइड करते थे। राइट। एंड सेकंड ड्रॉप में आपने क्या अलग किया जो आपने फर्स्ट ड्रॉप में नहीं किया था? आपको लगा था कि यार शायद इस वजह से सिलेक्शन रुक गया, तो इस बार मैं ये कर लेता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना। अच्छा, उससे पहले नहीं पढ़ते थे? उससे पहले कोचिंग के मॉड्यूल पे डिपेंड था, पर मुझे समझ आ गया था कुछ नहीं होने वाला, एनसीईआरटी पे स्टक करना पड़ेगा। हाँ राइट। बायो में मार्क्स भी बढ़े थे, मतलब 260 से 320 हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो सेकंड टाइम पे आपने एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। राइट। अच्छा ठीक है। तो फिर जब सेकंड बारी में एग्ज़ाम देने गए आप, सेकंड ड्रॉप जो था आपका, उस बारी की स्टोरी बताइए कि कैसा रहा वो टाइम? उस टाइम तो ये था कि मतलब घर के बिल्कुल पास सेंटर चला गया, तो मैं खुश था कि अब की बार इतना दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या कहते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया काफ़ी। और मैं था कि मेरे 580 समथिंग बन रहे थे, और कि मैंने इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पर वही था, क्या कहते हैं, मेरे आए 549 और कट ऑफ थी 561। ओह। हाँ, तो वही था, मैं रह गया था उस बार। तो फिर मैंने BAMS ज्वाइन कर लिया था। तो आपको क्यों लग रहा था 580 आ जाएंगे? क्या ओएमआर फिलिंग में दिक्कत हुई या कुछ क्वेश्चंस आप गलत कराए थे? हाँ, मैं सिली मिस्टेक कर गया था मैं। वही मतलब सिली मिस्टेक की वजह से रह गया था मेरा सेकंड जो थर्ड अटेम्प्ट था बेसिकली। राइट राइट राइट। तो आपका उसकी वजह से रह गया था। तो आपको ये नहीं लगता था कि मतलब एग्ज़ाम में जाके क्या एंजाइटी हो जाती थी, प्रेशर होता था, या फिर क्योंकि घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ नहीं किया है उसकी वजह से ये दिक्कत होती? ये सिली मिस्टेक की दिक्कत लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होती है मेनली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की वजह से। हाँ मेरा एक शुरू से रहा है ना कि जैसे एक चीज़ बोली गई, अब जब बड़े बोलते हैं तो सही बोलते हैं कि भाई एग्जाम डे पे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, और मैं वो नहीं करता। मैं एग्ज़ाम के लास्ट मिनट तक पढ़ने में लगा रहता था। अच्छा। यही मेरी एक ड्रॉबैक थी। और एक होता है ना कि तुम्हें यार नई नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, मैं कि ये भी देख लूँ ये भी देख लूँ, तो फिर ये पुरानी चीज़ें रिवाइज करना ज़्यादा अच्छा है। Right. सिलेक्शन निकालती है। राइट राइट राइट। तो जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करता है उसके पास 12 महीने हैं, ठीक है, तो उस 12 महीने को कैसे डिवाइड करना चाहिए? मान लीजिए कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, उसने 11वीं-12वीं का कोर्स तो कर ही लिया है, अब उसको एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, तो उसके पास 12 महीने, उस 12 महीने को आपके अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करना चाहिए ताकि मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन हो पाए? मेरा तो यही मानना है कि मतलब अगर जैसे 11वीं-12वीं हमने कर लिया, जैसे मैं अपनी स्टेज बताता हूँ, मैंने 11वीं-12वीं कर ली, पर मुझे बायो अच्छी आती थी, मैंने 11वीं-12वीं मेहनत करके पढ़ी, केमिस्ट्री मुझे ठीक ठाक थी, फिजिक्स मुझे नहीं आती थी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हमें पहले 8 से 9 महीने तक, मतलब 8 महीने का टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि टारगेट हमेशा खिंचता ही खिंचता है। अच्छा। कि भाई 8 महीने तक मुझे सिलेबस ऑन टिप्स और सारे नोट्स रेडी कर लेने हैं, उसके बाद मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना, मेरे को वही चीज़ें रिवाइज करनी है। राइट। अब हम 8 महीने का बनाते हैं, तो होते होते वो 9 साढ़े 9 महीने खिंच जाता है अब एकदम। बचे 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने में हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, जितना मतलब वही बात है, अभिमन्यु वही ये कहते हैं, द मोर यू रिवाइज तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जितना रिवाइज अच्छा। करोगे उतनी कम सिली मिस्टेक होगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शन के चांस है। राइट राइट राइट। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी और मॉक टेस्ट वगैरह शुरू के 9 साढ़े 9 महीने का जितना मैक्सिमम। जैसे हम क्या सोचते थे कि अभी तो सिलेबस हुआ ही नहीं है, अभी मॉक टेस्ट देके क्या करेंगे, हाँ। कि फिजिक्स इतनी रहती है नंबर नहीं आएंगे, हाँ। ये नहीं करना चाहिए। राइट। जो मौका मिले वहाँ टेस्ट दो, वो आई थिंक वो मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर नहीं करते इतना ज़्यादा। टेस्ट से भागो मतलब। राइट राइट राइट। अच्छा ठीक है। तो अभी आपने सेकंड ड्रॉप का एग्ज़ाम दिया और थर्ड अटेम्प्ट था आपका, राइट? एंड आपका स्कोर बैठा 549। तो डीमोटिवेटेड थे, फैमिली ने क्या बोला? उस टाइम ये था कि मेरे को कि मतलब पापा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अभिमन्यु भाई ने बोला कि देखो, मतलब वो पापा जी को भाई साहब बोल रहे थे कि भाई साहब जो आपका बेटा है ना, वो कहीं भी सेटल हो सकता है। जैसे पापा कह रहे हैं यार आयुर्वेद में वही संस्कृत है, मैंने तो पढ़ी है, मुझे अच्छी लगती है। हाँ। मैं मतलब जोनल कॉम्पिटिशन भी खेला हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर जाओगे। तो मैंने BAMS में एडमिशन लेने की सोची। ऑल इंडिया से मुझे कॉलेज मिला, दिल्ली गई, चौधरी अच्छा। धर्म प्रकाश। मैं वहाँ गया, मैंने 2 क्लास अटेंड करी, तो मुझे लगा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। मेरी आदत फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की है, मुझे ये नहीं हो पा रहा। अब फीस भी ज़्यादा थी, 1,07,000 थी वहाँ। अच्छा। अब मैंने पापा जी से बोला, तो अब पता है 2.5 घंटा ट्रैवल करके, मैंने ही सोचा था मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ, तो मैं नीट की प्रेप करूँगा साथ में। ठीक है। मेरे घर इधर गाजियाबाद साइड है और वो द्वारका से भी आगे 2.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा था।
अब मैं सुबह निकल रहा हूँ 6:30 बजे, 9 बजे तक कॉलेज है, उसके बाद मैं घर आ रहा हूँ 5:30 बजे, फिर मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँगा। फिर तो हाँ। 2 दिन बाद ही मैंने गिव अप कर दिया। मैंने पापा जी यहाँ नहीं हो पा रहा, और हॉस्टल का माहौल तो नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं घर से बाहर। अच्छा। तो उसके बाद पापा जी सोच में पड़ गए कि उन्होंने बोलते रिफंड नहीं होगा। अब 1 लाख, मैं लोअर मिडिल क्लास में ये 1 लाख, उन्होंने 2 दिन सोचा। 2 दिन बाद वो बोलते हैं कि यार एक काम कर, तो एडमिशन विदड्रॉ करा ले, वरना तो ये सोचेगा कि यार मैं अपने पापा की वजह से जीवन में कर नहीं पाया कुछ। हाँ। तो वो मोमेंट था। 2 दिन उन्होंने रोटी भी नहीं खाई थी। भाई 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। फिर हमने जैसे तैसे विदड्रॉ करा लिया एडमिशन। उसके कोई बाद पैसा रिफंड नहीं हुआ? उस टाइम तक तो नहीं हुआ था, पर आईपीओ का डर था कि भाई केस हो जाता है। तो पिछले साल बहुत केस हुए, बदनाम है आईपीओ इस चीज़ में। तो उन्होंने मेरे को रिफंड कर दिया था पैसा पूरा अच्छा। वापस। हाँ, तो अभिमन्यु भैया बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने बात करना छोड़ दी। कि आपने BAMS क्यों छोड़ा? आपने क्यों छोड़ दिया, क्या कहते हैं। वो ये कहते थे भाई कि समय का कुछ नहीं पता। 2019 था वो। समय का कुछ नहीं पता, क्या कहते हैं, तू आज नहीं ले रहा एडमिशन, प्लेन ड्रॉप तुम लेके तैयारी करोगे, आगे कब क्या बदल जाए कुछ नहीं पता होता, साल खराब नहीं, तुम एक जगह स्टेबलाइज हो जाओ पहले। अच्छा। तुम्हें कुछ आगे करना है तो कर लो तुम, जैसे BMS ज्वाइन करके तुझे नीट करना है तो कर ले, मैं मना नहीं कर रहा, और वो मत छोड़। अच्छा। मैंने वो छोड़ दी, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया फ़ोन पे, और उन्होंने बोला कि मैं देखूंगा तो क्या करेगा, है ना। अच्छा। वो बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर मेरे को बुरा लगा, मैं यार इनको मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ, भैया ने ज़रा सी बात पे ऐसे कह दिया, फिर छोड़ दिया। अब मैंने करोल बाग में तिबिया कॉलेज था BMS का ही, अच्छा। वहाँ पे काउंसलिंग के लिए ज्वाइन कर रखा था। तो मुझे लगा यहाँ तो नहीं होगा, और वो बाय लक था कि मेरिट लिस्ट उनकी आई और 7th नंबर मेरा था, मैं सीट मिल जाएगी। फिर मैंने रात को सोचा बैठ के, मैंने अभिमन्यु भाई गुस्सा हो गए हैं और सही बात है कि प्लेन ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तो मैं अगले दिन जाके तिबिया में मैंने एडमिशन ले लिया फिर से। BMS ज्वाइन कर ली। फिर मैंने अभिमन्यु को फ़ोन करा। तो आपने पहले एक से ड्रॉप लिया BAMS से भी, फिर आपने दूसरे में हाँ, एडमिशन। दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और वो ऐसा हो पाया क्योंकि वहाँ ऑल इंडिया से लिया था मैंने, मैं स्टेट कोटा से ले रहा था। राइट राइट राइट। हाँ, तो इसीलिए अभिमन्यु भैया कह रहे चल कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है। अच्छा। फिर हाँ हमारा हुआ। फिर मैं तिबिया के साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू किया कि मैं सुबह कॉलेज जाता था, और मैंने एक चीज़ मैंने कि डिसिप्लिन से रहना है। कॉलेज का कॉलेज था, अच्छा। मतलब कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, खाली टाइम मिल रहा है, मैं उसे वहीं याद कर रहा हूँ और वहीं ख़त्म कर दे रहा हूँ। घर अच्छा। आके मैं सिर्फ नीट का पढ़ता था। ठीक है। हाँ, तो कॉलेज टाइमिंग क्या रहते थे और कितने टाइम नीट को देते सुबह थे? 8 से 3:30। सुबह 8 से 3:30 कॉलेज हो गया, और फिर आके आप सीधा नीट की तैयारी हाँ, करते थे? आके फिर मैं अपना पढ़ता था नीट का। राइट राइट। और आई थिंक इस टाइम तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि एग्जाम कैसा आने वाला है, हाँ, और आपने रिवाइज भी किया, तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर ही होंगे। हाँ, इस बार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर तो आपने जो इस बार नई चीज़ शुरू की वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। राइट राइट। तो आपको रियलाइज हो गया था इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ। और ऐसा क्या आपने बदला अपने ये थर्ड ड्रॉप में, जो आपको लगा था यार सेकंड ड्रॉप में मेरी ये चीज़ रह गई थी, इस बार मैं ये चेंज करके इसको अचीव करता हूँ? मैंने अपना को टारगेट दिया कि अब सिलेबस मेरा हो चुका है, मैं बिल्कुल नूब भी नहीं हूँ कि मेरे को शुरू से करना है, तो कि मैं रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। अच्छा। उस साल मैंने बायो 7 से 8 बार पढ़ी थी, पूरी NCERT दोनों 11 अच्छा। की। केमिस्ट्री की भी मैं NCERT पढ़ रहा था, और फिजिक्स के मैं NCERT के पीछे के मिसलेनियस के सवाल और NCERT बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी कर रहा था, साथ में MCQ भी कर रहा था, क्योंकि ठीक है। NCERT बेस्ड पेपर आ रहा था। Right. 19 में तो प्योरली NCERT बेस्ड आया, हाँ, तो यही था, पर उस टाइम हो गया कोविड आ गया। हाँ, और भाई कोविड था तो बहुत बुरा, पर उसमें कुछ अच्छा ये हुआ कि हमारी कॉलेज की क्लास थी वो हुई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लास में क्या करते थे कि लैपटॉप लिया, साइड में रख दिया, मैं भी यही करता था, मेरे दोस्त थे वो भी यही करते थे, तो हम साथ में करते थे, मतलब कॉल पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सब। तो हमने सबने एग्ज़ाम दिया था। फिर उस साल मेरे 580 थे, और उस साल कट ऑफ 597 के आसपास थी। अच्छा। हाँ, मतलब हम 5 लोग थे, 5 में से 2 का सिलेक्शन हुआ था उस साल। अच्छा, तो क्या मतलब ये 5 लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, इसकी थोड़ी स्टोरी बताइए। वही BMS कॉलेज में ही, तिबिया कॉलेज में ही थे हम, पाँचों के पाँचों, और सारे के सारे क्रिकेट खेलने वाले थे और सारे के सारे नीट वाले थे। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वही भाईचारा करके, विवेक अच्छा। ने मेंशन भी किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग वही साथ में खेलते थे और पढ़ते थे, तो उसमें से हम संदीप भाई और शिवम भाई का उस साल सिलेक्शन हुआ था, और हम 3 लोग रह गए थे। आप 3 लोग रह गए, तो कैसा फील हुआ जब पता चला कि यार उनका हो गया, हमारा रह गया है, मतलब क्या लगा अंदर से? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मेहनत उनकी भी, शिवम भाई की बहुत मेहनत थी। अच्छा। भाई संदीप भाई की भी, पर ये दुख तो होता ही, अपना सिलेक्शन नहीं होता। मेरे पापा जी ये कहने लग गए थे कि भाई देख, भगवान जो है सबको लाइफ में देता है जो वो चाहिए होता है, तेरे को 75% तो मिल गया ना, तो डॉक्टर तो बन ही रहा है, चाहे BMS का बन रहा हो। पापा कहते हैं अब हो जा, मतलब सेटल हो जा, अब यहाँ की पढ़ाई शुरू कर दे।
सेकेंड ईयर में उन्होंने किताब सब दिखवा दी थी मुझे VMS की। हाँ, कोविड के बाद से कॉलेज शुरू हो गया था। मेरी मम्मी जी थी कि नहीं, कि बेटा तुझे MBBS ही करनी है, तो मैं छुप के पढ़ने लगा था। अच्छा। हाँ, ओके। तो फिर पापा जी को तो पता लग ही गया था, तो पापा जी ने बोला देख मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि बात वही है, कर पर यहाँ का भी खराब मत कर लियो, क्योंकि सेकेंड ईयर में कहीं का भी मेडिकल फील्ड हो क्रूशियल होता है बहुत। राइट फार्मा और पैथ उसी में ही आता है। राइट राइट राइट। हाँ, तो मैं करता तो था, और उस साल कोविड की वजह से फर्स्ट ईयर के पेपर भी पोस्टपोन हुए थे। हाँ। उस साल एग्जाम भी होने थे। ओ। फोर्थ ड्रॉप था बेसिकली, मतलब कॉलेज में था, और फिफ्थ अटेम्प्ट और फोर्थ ड्रॉप ही तो वही था। राइट तो बहुत बहुत मैनेज करना पड़ा था उस टाइम, तो बहुत बुरा हाल था। राइट। तो कैसे मतलब कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़ें कि आपको कॉलेज भी करना है, वहाँ की पढ़ाई भी करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है, कितना कितना इक्वली टाइम देते थे और कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया? सोने के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया या आपका कोई बाहर का सर्कल नहीं था, कोई दोस्त उससे कुछ बात नहीं करना, कैसे मैनेज करते थे? अब मेरा ये था कि जब उस टाइम लॉकडाउन हो रखा था, क्योंकि ढंग से वो खुला नहीं था, तो हमारे कॉलेज बंद थे। तो कॉलेज का तो टाइम हो गया वो, ठीक कॉलेज है, का ऑनलाइन क्लास चलती रहती थी, वो साइड में रख दी। रखा था। हाँ। उसके बाद मैं नीट का पढ़ने लगा था, है ना। तो अब जब तुम 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है ना? तो अब मैंने किया यार, हर बार मैं सेम चीज़ से रह जा रहा हूँ, है ना, और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, तो थोड़ा दिमाग खराब होता था। फिर मैंने जिम शुरू की थी। अच्छा। है ना, और जिम मतलब मेरी जर्नी में जिम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब लिखता भी आपको, लगता भी आपको देख के। हाँ, मतलब मैं पहले बहुत टिपिकल टाइप था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहता था। अच्छा। सेल्फ कॉन्फिडेंट हुआ हूँ जिम नाइस नाइस। जिम वो होता ही है थोड़ा, मतलब मेंटली डेवलप होते हैं। तो फिर ये था कि हो जाएगा, मतलब मैंने कि फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब थर्ड ईयर ख़राब नहीं करूँगा मैं। हाँ। ये जो अटैम्प्ट है मैं जी जान से पढ़ूंगा, और आखिरी अटैम्प्ट होगा मेरा, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, फिर मैं इसके बाद नहीं दोगे। हाँ, हाँ। राइट। तो इस साल ऐसे क्या चेंजेस किए आपने जो पिछले सब सालों में नहीं किए थे, अगर मैं देखूँ तो? हाँ, इस साल तो ये था कि मतलब मैं मेरे नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, ठीक हाँ। है, जो मैंने बनाए थे खुद से, मैं वही पढ़ता था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता था एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने बाकी कुछ चीज़ उठा के ही नहीं देखी, मैंने अच्छा। सिर्फ NCERT पढ़ी और अपने नोट्स पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैंने आपको बताया था, नीट प्रेप IIT की। टेस्ट सीरीज। राइट। मतलब मैंने 2-3 अलग अलग टेस्ट सीरीज से टेस्ट दिया, LN की टेस्ट देता रहा, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ती है उससे। राइट। यहाँ की टेस्ट सीरीज दी, नीट प्रेप की आकाश की आपने। टेस्ट सीरीज दी मैंने, है ना। तो वही तब पता लग गया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, मतलब वो क्या करने लगे, 2-3 टॉपिक को लिंक करके क्वेश्चन पूछते थे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ। करने से ही वो आएगा, फिर मेरे को वो चीज़ समझ आई। तो फिर मेरे इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ रहे थे। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे थे। हाँ, फिजिक्स में 150 155 आ रहे थे। अच्छा। हाँ, तो अच्छे इस बार 600 प्लस आ रहे थे टेस्टों में मार्क्स। राइट तो मुझे था कि अब की बार हो जाना चाहिए। राइट राइट। तो यानी आपने जब तैयारी शुरू की थी तब आप बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस पढ़ रहे थे, हाँ। कोचिंग के मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ NCERT पढ़ रहे थे, हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस नहीं था। हाँ, हाँ, फाइनली अपने फिफ्थ अटेम्प्ट तक आते आते आपको Correct, समझ आ गया हाँ, कि एक तो मुझे NCERT पढ़नी है हाँ, और एक मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस देने करना है, चाहे वो मैं खुद से करूँ चाहे मैं हाँ, टेस्ट सीरीज टेस्ट ज्वाइन सीरीज करके से, करूँ, हाँ। तो वो मुझे एक चीज़ करनी है। तो आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो कुमार पाल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ तो सीख सकते हैं जो उन्होंने फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके सीखी कि NCERT से आपको स्टिक रहना है, NCERT से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आने वाला उसके बाहर से। एंड सेकेंडली है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करना है। तो हम लोग कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, कपिल सर आपसे कंटिन्यूसली ये कहते हैं कि प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वो चाहे कोई भी सोर्स से करे, जो हमारे पास है वो सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, पास में कोई टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बस बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। राइट। तो अभी आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है और फाइनली आपने सोच लिया कि मैं इसके बाद नहीं दूंगा, हाँ। तो वो दिन मेरे को डिस्क्राइब कीजिए। एक तो उससे एक दिन पहले कैसा था कि ये मेरे लिए अब फाइनल जर्नी है, हाँ। नीट एग्ज़ाम का डे कैसा था, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए। हाँ भाई, मतलब ये था कि जब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, तो उस साल थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो एग्ज़ाम होने थे फर्स्ट ईयर के, कभी उसकी डेट शीट आ जा रही है। अच्छा। है ना? ओ। तो नीट सेट के वहाँ जाना पड़ रहा है। हाँ। है ना, और फिर वो एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो जा रहे हैं, तो कि अरे छोड़, दोबारा से नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है। तो आते आते जब मेरा लास्ट मतलब डेट अनाउंस हो गई एग्ज़ाम की कि भाई अब 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। अच्छा। 27 जुलाई का दिन था उस दिन। तो मैंने सोचा कि सब छोड़ते हैं, जब आयुर्वेद के एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे तो मैं नीट करूँगा। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, मतलब मैं फिर 27 तारीख को पढ़ा, 28 को पढ़ा, फिर मेरी डेट शीट आ गई आयुर्वेद के एग्ज़ाम की। 16 अगस्त से तुम्हारे फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम शुरू हैं। ओह अच्छा। अब मुझे डिसाइड करना था कि 2 साल तो हो चुके थे, एग्ज़ाम बेशक नहीं हुए पर 2 साल तो हो गए। हाँ। अब फर्स्ट डे से शुरू करना पड़ेगा, तो मेरे को डिसाइड करना था मैं क्या करूँ।
तो वही है कि मैनिफेस्टेशन है कि भाई तुम जहाँ एनर्जी डालोगे कहीं ना कहीं काम आएगा। हाँ। संस्कृत मुझे शुरू से पसंद थी। अच्छा। एक सब्जेक्ट संस्कृत भी था फर्स्ट ईयर का। तो रूल ये था कि तुम किसी एक सब्जेक्ट को पास कर लो तो तुम सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे, बाकी के तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। मैंने संस्कृत पे मेहनत करी। यहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरे को बहुत मदद करी है, अच्छा। बहुत पढ़ाया उसने मुझे, है ना। अच्छा। मतलब कि दो सब्जेक्ट थे, पदार्थ विज्ञान है ना और संस्कृत, उसने मुझे पढ़ाया। मैं संस्कृत पास कर गया, तो यानी फर्स्ट ईयर तो मेरी क्लियर हो गई। अब वो पेपर खत्म हुए 18th को दे के आ गया मैं संस्कृत पेपर। अब मेरे पास 12 और 12 24 दिन पढ़े हैं। मेरे को नीट का सब कुछ पढ़ना है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। मैं एग्जाम का पढ़ता रहा फर्स्ट ईयर के। Right. मार्च में होने से पहले वो पोस्टपोन हुए, फिर कि जून में होंगे, फिर जून से पोस्टपोन हुए अगस्त में। तो फर्स्ट ईयर में मतलब वो ऐसे निकल गया, उस सब में कुछ नहीं पढ़ा। मैंने 24 दिन में प्रिपेयर करा फिर सब कुछ इस बार फाइनल टाइम पे। हाँ। उस साल नीट का एग्जाम भी लेट हुआ था। नीट का एग्जाम 13 हाँ। हाँ वो पोस्टपोन हुआ था। फिर मैं 24 दिन लगातार सुबह, लाइब्रेरी जो थी वो भैया की थी, जान पहचान हो गई थी उनसे। अच्छा। तो 24 घंटे खुलती थी। अच्छा। सुबह 5:30 बजे जाके लाइब्रेरी बैठता था, रात के 11 बजे तक पढ़ता था। अरे बाप रे। हाँ, तो फिर मैं करता रहा 24 दिन में मैंने सब कुछ पढ़ा। हिम्मत टूट रही थी, थोड़ा डर लग रहा था। उस टाइम पे मूवी है शेरशाह। अच्छा। राइट राइट। मैंने की मूवी में देखूंगा। हाँ। 3 सितंबर की बात है, मैं वो मूवी देख रहा था। उस मूवी से मतलब मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ। एग्ज़ाम डे आ गया, है ना। 101 बुखार था, जुकाम हो रखा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। और घर से दूर सेंटर था, उत्तम नगर के ब्याह के अर्वाचीन, बिल्कुल अपोजिट एंड दिल्ली का। ठीक है। तो पापा जी के एक दोस्त हैं, उनकी कार से मैं गया, उनकी बेटी का भी एग्ज़ाम था। तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने सेंटर छोड़ा। अब मेरी हालत ख़राब, मैं जाके बैठा तो एसी चल रहा। मैम ने फिर बताया, तो मैम ने बोला कि बेटा बंद करना है। मैंने हमें ठंडा गिरी है। तो मैम ने बताया, फिर मैंने पेपर देना शुरू करा। बीच में हो गई तबीयत ख़राब, पेपर देते देते बायो बहुत अच्छी चल रही थी। इस बार बायो में 35 मिनट में पूरी करके खत्म। पूरी कर दी आपने। हाँ। राइट। तो फिर मैं फिज़िक्स पे आया, मैंने फिज़िक्स का सेक्शन उठाया। उसके बाद मैंने क्या करा, शुरू के 5 सवाल करे, 2 हुए। मैंने कि पीछे शुरू करता हूँ। फिर 5 सवाल करे, फिर 2 हुए पीछे से भी, और बीच से भी करा। तो ऐसे करते करते 1.25 घंटे के आसपास हो गया और मैं पैनिक कर रहा था, मैं क्या करूँगा, फिजिक्स नहीं हो रही है। हाँ। तो फिर मैंने केमिस्ट्री शुरू करी। केमिस्ट्री में मेरा यही हाल हो गया क्योंकि दिमाग काम नहीं करना, चौक हो रखा है, इतना ज़्यादा टफ आ रहा। फिर मैं मैम से परमिशन लेके गया। फिर मैंने मतलब शीशे में देख के बोला, मैं भाई आखिरी अटैम्प्ट है, तुझे जो करना है कर ले। क्या कहते हैं, मतलब तूने मूवी देखी थी इसलिए देखी थी ना कि इंस्पायर होना, हार नहीं माननी है। मैंने हार नहीं माननी, जो करना है अभी जाके करना है। राइट। मैं आके बैठा शांति से, भगवान का नाम लेके पेपर करने लगा। फिर मेरा पेपर हो गया, ठीक है। सवाल तो सॉल्व हो गए। पर वो पहला ऐसा अटैम्प्ट था जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था पेपर देने के बाद कि अब मेरा सिलेक्शन शायद इस बार भी ना हो, ये पिछले साल जैसा गया है। और मैंने जीवन में पहली बार ऐसा किया था कि पेपर देने के बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। नहीं होगा और मेरे से लोगों को जवाब नहीं दिया जाएगा। अंकल की गाड़ी आती है, उनकी बेटी साथ में थी, वो भी पेपर देने आई थी। अच्छा। मैं चुप बैठ गया। अंकल जी ने बोला कैसा हुआ, मैं अंकल जी ठीक हुआ। मैं पूरे रास्ते पीछे ही बैठ के सोच रहा हूँ, फ़ोन तो बंद है। मैंने अब क्या होगा, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को सेकंड ईयर के प्रॉफ देने के लिए और सप्ली देने के लिए। मैं घर गया, घर जाके मम्मी पापा ने कुछ नहीं पूछा इस बार, है ना, क्योंकि वही था, तबीयत खराब है, कैसे पेपर कैसे ही पूछे ना। हाँ, तो फिर बस उन्होंने बोला पेपर हो गया कि हाँ कैसा गया। मैंने ठीक गया, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने लैपटॉप खोला, गरिमा गोयल मैम है, बायो पढ़ाती है। हाँ। वो आंसर की डिस्कस कर रही थी बायो की, ठीक है। ना। मैं पेपर लेके बैठा, मैंने कि चल हिम्मत करके देख ही ले, तो आर पार का खेल है। मेरे बायो में जितने अटेम्प्ट करे सारे सही। ठीक है। तो क्या स्कोर बन रहा था बायो में? मेरे 360, मैंने 360 पूरी बायो आती थी। 2 क्वेश्चन मेरे को डाउट थे, मैं कि मैं करूँ ना करूँ, तो मैंने वो नहीं करे। 352 थे, मैंने 352 करे, 352 आए मेरे। ठीक है। नाइस। मैं खुश हूँ, मैंने कि अब सिलेक्शन हो सकता है। हाँ। फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री उठा के देखी, तो केमिस्ट्री में मेरे 150 के आसपास बन रहे थे। नाइस, मतलब वो भी अच्छा गया आपका। हाँ, मैंने कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने फिजिक्स उठाई, तो कैलकुलेट करे तो वो 615 के आसपास बन रहे थे मेरे। मैं खुश था कि 615 पर तो मिल ही जाएगा। फिर मैंने वही किया, क्या कहते हैं, थोड़े दिनों बाद आंसर किया ही, तो मेरे 605 आए थे। अब उस टाइम क्या था, एलन वाले सर थे, एलन के डायरेक्टर जो सर हैं, उन्होंने क्या कहते हैं मतलब कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई कि 605 पर 8000 ने गई, क्योंकि पेपर हार्ड आया था। मैं कहा अब तो यूसीएमएस मिल जाएगा, ड्रीम कॉलेज था। पर फिर वही रिजल्ट तो पता ही है सबको, बहुत ज़्यादा आया था। हाँ, राइट। फिर डर तो लगा था, पर हो गया लास्ट में। पर हो गया, राइट। तो जब आपको पता चला फाइनली रिजल्ट आ गया, तब क्या एक्सप्रेशंस थे आपके और आपकी फैमिली के? मतलब बहुत ज़्यादा खुश था रैंक देख के। पापा जी को लग रहा था डर, क्योंकि उनको नहीं पता था।
कि मैंने बोला कि उनको ये लगता था कि जो होते हैं मार्क्स होते हैं, रैंक कुछ नहीं होती। वो मार्क्स देखते थे, यार इतने नंबर की पिछली बार तो कट ऑफ इतनी गई थी, इतने नंबर। मैं उन्हें समझाता था कि मार्क्स नहीं, रैंक देखी जाती है। और रैंक मेरी अंडर 16,000 आ रही थी, मतलब 16,000 आ रही थी, और दिल्ली 17,000 18,000 मिल जाता मिल था जाता OBC है, कैटेगरी हाँ। में। तो मैंने ये था हो जाएगा। अच्छा। पर फिर आता है कि काउंसलिंग डिले होती जा रही है, डिले होती जा रही है। अब घर बैठे बैठे 6 महीने हो चुके हैं, तो इंसान करे और क्या? BMS छोड़ दिया? BMS में जाता था कॉलेज। मेरे पापा जी, मैं कहता रहा हूँ, शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो वो मेरे को रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने उस डे तक मुझे कॉलेज भेजा जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो गया है। अच्छा। हाँ, मैं कॉलेज गया हूँ। मतलब सब मेरे को बैचमेट ये बोलने लगे, तू यहाँ क्या करने आ रहा है, तेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमें जलाने आ रहा है कि हाँ, आप? मैं बोलता था भाई, मेरे घर वाले, उनको ये लगने लगा था मैं लड़की के चक्कर में, कि लड़की की वजह से कॉलेज जा रहा हूँ। मैंने कि भाई नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानते, पापा जी मानते ही नहीं थे। मैं कॉलेज आज तक गया। और आपका वो भाईचारे वाले ग्रुप में सबका हो गया था? हाँ, उसमें क्या कहते हैं, सबका हो गया। एक अंकित भाई और नीरज भाई रह गए थे। अच्छा। हाँ, अंकित भाई और नीरज भाई का नहीं हुआ था लास्ट तक, बाकी सबका हो गया। बाकी सबका हो गया था। नाइस नाइस नाइस। तो अभी मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ यार, हमने कुछ क्रिएट किया था और उस टाइम पे जो ड्रीम था तो फाइनली। वो हो गया, हाँ। राइट। अच्छा, सब स्टूडेंट्स का मैंने सुना है, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू किया है उनका फिजिक्स वीक होता है। तो तीनों सब्जेक्ट में आपका कौन सा सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, एंड आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते थे? मतलब मेरे को थोड़ी ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हाँ। वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, P ब्लॉक, D ब्लॉक है ना, ये सब बहुत परेशान करता था। तो इसको तो मैंने यही किया था कि मैंने नोट्स बनाए। मतलब मैंने नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, अच्छा। अच्छे से नोट प्रिपेयर करे। फिर मैंने उनको एज इट इज़ रट लिया, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता, उसमें फैक्ट है, फैक्ट रटना ही है वो। ऑब्वियसली, हाँ। तो यही था, मैंने यही किया था। फिजिक्स से मेरे को इतना डर नहीं था, मेरे को मैथ्स नहीं आती थी। हालांकि लोगों को लगता है कि मैथ्स नहीं आती तो फिजिक्स नहीं, पर फिजिक्स ठीक थी, मतलब Right. कॉन्सेप्ट थे, तो फिर वो है। राइट। तो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी वीक थी, बट आपने नोट्स अच्छे से बनाए, उस पर काम किया। हाँ। राइट। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहती थी आपकी, कि फिजिक्स के लिए क्या करते थे, केमिस्ट्री के लिए क्या करते थे, बायो के लिए, और एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए? एनसीईआरटी तो बहुत ज़्यादा है, उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। हाँ। फिजिक्स की एनसीईआरटी भी? फिजिक्स के एनसीईआरटी में कुछ पार्ट हैं जो क्वेश्चन आते हैं ना थ्योरी वाले, Right. वो एनसीईआरटी, मतलब अब तो एनटीए कुछ पूछता ही नहीं बाहर से। Right. तो वो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी की ही लाइन आती है। हाँ। तो मतलब ये मैंने तो रीडिंग ली थी, मैं सजेस्ट यही करूँगा कि रीडिंग तो एटलीस्ट लो, है ना। चाहे तुम बिल्कुल रटो मत उसे, पर Right. रीडिंग लो चीज़ें, है ना। तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी चाहिए। और बायो की तो ये है कि भाई जितना अच्छे से याद कर सको, जितना अच्छे से रिवाइज कर सको, उतना ही अच्छा। उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना हाँ। ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। हाँ। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो आपकी 4 साल की जर्नी थी, आपने 5th अटेम्प्ट में आपका हुआ, तो आई एम श्योर कि ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे होंगे जब लगा होगा कि यार कुमार भाई अब नहीं हो रहा है यार, अब छोड़ देता हूँ। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे पुल अप किया, एंड दोस्तों का और फैमिली का उस टाइम पे क्या रोल था? मैं बताता हूँ, मतलब मेरा ये था, मैं शुरू से भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो वही था, सुबह डेली उठ के पूजा पाठ करना। अच्छा। तो मतलब मैं डेली सुंदरकांड करता हूँ, है ना, अच्छा, डेली। अभी भी? 62, हाँ अभी भी करता वाह हूँ यार। डेली। मतलब 62 है, वो डेली पढ़ के आता हूँ सुबह। ज़बरदस्त। तो वही है कि मतलब मैंने कोट पढ़ा था कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, उनका कभी कोई काम रुकता नहीं। अच्छा। और ना उनका कॉन्फिडेंस कम होता, अच्छा। अपने आप निखर जाता है। तो मेरा यही मानना है कि जब भी भाई तुम परेशान हो, मंदिर के आगे जाके बैठ जाओ। ये सबसे बढ़िया मैं ये काम करता था कि माँ बाप से अच्छा कोई कुछ नहीं होता, कोई Right. सलाहकार नहीं है। तो परेशानी, यार मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, यार मम्मी डिप्रेशन आ रहा है, वो अपने आप चांटा मार देती थी कि क्या है depression? तो यही तो पापा से पूछ लिया। तो मैं यही करता हूँ, मेरे को अभी भी कुछ दिक्कत होती है, मैं दोनों के बराबर में जाके बैठ जाता हूँ। या कहीं इधर उधर भी होते हैं तो मैं बोलता हूँ 1 मिनट यहाँ के बैठ जाओ, है ना, साथ में बैठा के कि मेरे को ये परेशानी आ रही है। राइट तो राइट मैं राइट यही करता हूँ, मतलब कि मम्मी पापा और भगवान, बस। राइट राइट। बाकी मेरे दोस्त तो शुरू से बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। अच्छे रहे। राइट। तो आपकी ये था कि आपका पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन आपने इस्टेब्लिश कर लिया है जहाँ पे आप उनके साथ जाके ओपनली अपनी दिक्कतें शेयर हाँ, करते मैं हो। कुछ भी बात कर लेता हूँ, मुझे कोई हाँ। नहीं है। राइट राइट राइट। तो आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपका भी कोई भी सपोर्ट सिस्टम है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो फैमिली भी हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है, बट एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आएंगे इस पूरी जर्नी में, बिल्कुल है ना। मतलब हमें गोल दिखता है, पर गोल का रास्ता ऐसे ऐसे है। हाँ राइट, ऐसे कुछ प्लेन वो फील्ड नहीं है जहाँ पे हाँ, आप नहीं है, बिल्कुल। वो करेंगे। राइट। और इतने टाइम क्रिकेट को त्याग के रखा है या बीच में शुरू किया था? खेला था, कम खेलता था, कॉलेज आने के बाद ज़्यादा खेलने लगा हूँ। अच्छा। मैंने क्रिकेट की जगह बीच में जिम को ज़्यादा ऑप्ट किया, क्योंकि क्रिकेट में टीम की ज़रूरत है, किसी की अवेलेबिलिटी है, किसी की नहीं है। पर जिम में अकेले कर सकता था, और वो चीज़ मुझे बहुत कॉन्फिडेंट देती है। मतलब मेरा एक दोस्त है बचपन का, राजा,
वो मेरे साथ शुरू से रहा है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसने, वही वो और मैं कंटिन्यू है, मतलब हमें 3 साल हो गए जिम जाते जाते। हमने गए हैं दोनों, गए नहीं गए इसके। अच्छा। हाँ, बहुत कम किया हमने, पुश कर देते एक दूसरे को। वो Right. नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा। शुरू नहीं, से साथ हो मतलब। नाइस नाइस नाइस। तो आई थिंक आपके पास फ्रेंड्स का और फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम बहुत था अच्छा रहा है। जिसने आपको कंटिन्यूसली पुश किया, राइट? हम्म। अच्छा अच्छा, मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है नीट प्रिपरेशन के टाइम पे? मॉक टेस्ट तो मतलब मैं वही है कि जितनी इम्पोर्टेंस मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को दी है, मैं उतनी इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा। क्योंकि वही है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तुम इधर उधर भागते रहोगे, तुम्हारे पास एक वे नहीं होगा। मॉक टेस्ट से तुम्हें पता लगता है क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है बाद में। जैसे सिलेबस बहुत वास्ट है, Right. तो तुम लास्ट मोमेंट पे सारा कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। तो मॉक टेस्ट देके ये पता लगता है पैटर्न क्या है पूछने का, और तुम कितना क्या कहते हैं किस चीज़ को कितना फोकस करोगे। मतलब जितना ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। राइट राइट राइट। तो मॉक टेस्ट देने का प्रोसेस क्या, खाली देना ज़रूरी है या फिर उसको एनालाइज करना, एक जो पोस्टमार्टम हम कहते हैं वो करना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो एनालाइज करना हाँ, है। मतलब right. मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आज बायो का एक चैप्टर पढ़ा, पर मॉक टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ रही है, तो मैंने पहले तो पढ़ ही रखा है ना। तो मैंने वो दिया, उसके बाद मैंने उनके सॉल्यूशन भी देखे, उनके आंसर भी देखे, और मैंने क्या मिस्टेक करी वो मैंने कॉपी पे लिखी। राइट। हाँ, तो वो लिखने के बाद मुझे पता लगा ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगना था और मैंने ये नहीं किया। तो अगली बार जब सेम क्वेश्चन क्लिक करेगा ना, चाहे मेन एग्जाम डे वाले दिन हो या किसी और टेस्ट सीरीज में हो, मेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने ये नहीं किया था पहले। हाँ, राइट राइट राइट। तो आई थिंक वो आपको वो करना बहुत ज़रूरी है कि एनालाइज कर रहे हैं, उससे आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है कि तुम पेपर देखो, क्वेश्चन का पैटर्न देखो कि भाई ये ऐसे पूछा जाता है, फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करो। राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपने क्योंकि आपका 5th अटेम्प्ट था तो आपने काफ़ी सारे नीट के अटेम्प्ट्स दिए। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करते थे आप उस टाइम पे? होती भी थी या नहीं? हाँ, मतलब मेरे ये था कि मैं हाथ जोड़ के बोल देता था, भगवान तुम्हारे भरोसे है सब अच्छा। कुछ। हाँ, कि मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो होगा देख लेंगे। राइट। तो बस शांत हो तो जाओ। फिर आपकी एंजाइटी चली जाती थी। ठीक ठीक है। तो फाइनली अब आपका सिलेक्शन हो गया है एंड काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल गया है। तो कॉलेज का फर्स्ट डे डिस्क्राइब कीजिए हमें कि आप फाइनली अब MBBS स्टूडेंट हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कितना अलग था BAMS स्टूडेंट होने से? जैसे मैं बताता हूँ कि मतलब मैं यहाँ गया कॉलेज, तो मुझे तो आदत थी शुरू से, दोस्त बहुत रहे हैं मेरे। हाँ। और BMS में अब मैं मतलब 2 साल उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, Right. उनको छोड़ के आ रहा हूँ तो मैं वैसे दुखी। ठीक है। मतलब ठीक है कि सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश था, पर वो दोस्त छूटे ना, उनका भी बहुत ज़्यादा दुख। हाँ। तो फिर मैं आया, तो पहले दिन मेरे को पता लगा सब लोगों के अपने WhatsApp ग्रुप भी बन गए हैं, तो लोग दोस्त भी बन गए, मैं अकेला बैठा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। और फिर मेरे जैसा एक लड़का और पुलकित नाम का, अच्छा। वो आके मेरे बराबर में बैठा है ना, मैंने कि भाई नाम क्या तेरा, तो ऐसे ही हुआ। फिर हम दोनों पहले दिन साथ घूमे। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का थोड़ा होता है ना, तो हमारे साथ एक पूरे बैच के साथ एक भैया छोड़ रखे थे कि इनकी कोई PDP लेना ले कहीं। अच्छा। है ना? तो वही चल रहा था। फिर पुलकित और मैं साथ रहे, फिर धीरे धीरे तो दोस्त बनने लगे। Right. फिर अब तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारे ही है। अब आपने काफ़ी मजबूत कर लिया अपने ग्रुप को, है? क्योंकि अब आप भी 3rd ईयर में गए हैं, राइट? हाँ। राइट। तो 2 साल की जर्नी को अगर आपको समराइज करना हो, मतलब मुझे ये बताइए कि एक मेडिकल स्टूडेंट का डेली स्केड्यूल क्या रहता है? क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये है कि नीट के लिए तो पढ़ता ही हूँ मैं, MBBS में आने के बाद भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आपका कैसा स्केड्यूल रहता है? क्या बहुत पढ़ना पड़ता है? क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या आप कैसे मैनेज करते हो? नहीं, मतलब ये तो खैर है कि पढ़ना पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना हुआ बना रखा है। अच्छा। यार हम तो डेली जिम जाता हूँ, कॉलेज से आके भी वीक में क्रिकेट खेलते हैं, घूम भी लेते हैं। मतलब वही है कि या 2 तरीके के बच्चे हैं, कॉलेज में आके क्या करते हैं, पूरे साल मस्ती करी, ठीक है, 3 महीने में पढ़ लिए। ठीक है। कुछ बच्चे हैं डेली आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते चलते हैं, लास्ट में उनको इतना हेक्टिक नहीं होता। Right. जैसे मैं अपना बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में डेली 1-1.5 घंटा पढ़ा, सारे काम के, जिम भी गया है ना, और मतलब सब कुछ किया, और सब कुछ मैनेज रहा अच्छे से। लास्ट मोमेंट पे इतनी एंग्जाइटी भी नहीं हुई, क्योंकि सिलेबस ना मेडिकल का बहुत बड़ा है। राइट। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक बड़ा होता ही जाता है। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में पैथ, फार्मा सारे में। सेकेंड ईयर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा आराम किया, मतलब अच्छा। मैं नहीं पढ़ा सेकेंड ईयर में। शुरू में 7-8 महीने तक मुझे ढंग से याद ही नहीं थी चीज़ें हैं क्या, सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। अब लास्ट के मोमेंट पे मैंने सेकेंड ईयर 3 महीने में पढ़ी है, तो मेरी हालत ख़राब हुई है इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत ख़राब हुई है। फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गलत किया मैंने। क्या हुआ था, मतलब अभी क्या आपका स्केड्यूल रहता था, पता चल गया कि एग्ज़ाम आने वाले हैं?
जब आँख खुले तब बैठ जाओ, जब आँख बंद हो तब सो जाओ। बीच में कुर्सी पे बैठे रहो, पढ़ते रहो बस। पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं और मतलब। कुछ नहीं था। हाँ, कॉलेज राइट सब बंद कर दिया था क्योंकि अटेंडेंस का पूरी थी। मैंने पूरे साल गया हूँ कॉलेज, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे मैं कॉलेज झाँका भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं, अगर गया मैं तो फेल हूँ पक्का। डर तो लगता ही है। तो फिर वही लास्ट के 2 महीने तो एक टेबल थी, चेयर थी, कुछ भी नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ। और आपने बस उसी को ही अपना हम्म। सहारा बना के कि यार इस बार तो ऐसी एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो नहीं। हाँ, राइट। वही। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप डेली पढ़ रहे हो या हफ्ते में कुछ दिन बांध के पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर नहीं आएगा। हाँ। अदरवाइज आपने एग्जाम टाइम पे प्रेशर लेके भी क्लियर तो कर ही दिया हाँ, है। राइट। मतलब ये पास हो जाऊंगा डिसीजन नंबर। हाँ, पर वो ये वीक के मैं मानता हूँ कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, कॉलेज सुबह 8 से शुरू है, 4 तक है, उसके बाद थक भी जाते हैं। मैं ये मानता हूँ बस डेली 1 से सवा घंटा भी पढ़ रहे हैं ना तो सफिशिएंट है, लास्ट में पैनिक नहीं होगी। नहीं हो गया, आपको चीज़ें याद रहेंगी। हम्म। राइट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं छोड़ी एंड लगातार नीट अटेम्प्ट देते रहे तो आपका 5th अटेम्प्ट में जाके हो गया क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक इसके बाद भी ट्राई करते होंगे, हाँ। बट कहीं ना कहीं स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मैंने आपकी जर्नी में देखा कि आपने 279 से शुरू किया और आप 604 तक पहुंचे, तो आपका एक मार्क्स का इंक्रीज रहा, राइट। बट कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टक हैं, लेकिन उनका सपना है, जैसे आपका सपना था कि नीट क्लियर करना है, और उस चक्कर में आई थिंक सुसाइड्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरे लिए यही था और मैं नहीं अचीव कर पाया। तो वो एक कौन सा पॉइंट होता है जहाँ एक स्टूडेंट को रियलाइज़ कर देना चाहिए कि शायद नीट मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर वो नीट ना करे तो मेडिकल फील्ड में क्या और करियर अवेलेबल हैं जो वो ऑप्ट कर सकता है एमबीबीएस के अलावा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मतलब मार्क्स बढ़ना कोई प्रोग्रेस नहीं है, कि ठीक है बढ़ रहे पर अंदर से भी आना। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, कुछ उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे पर वो ड्रॉप ले रहे थे। अच्छा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पर अच्छा। फिर भी वो कोचिंग जा रहे हैं। नाम तो नहीं लूँगा, पर वो क्या करते थे, उनकी कमी क्या थी ना, आ रहे हैं लाइब्रेरी बैठ रहे हैं पर पढ़ नहीं रहे, फ़ोन चला रहे हैं, रख दिया, देखा 2 घंटे हो गए, पर 2 घंटे में तो 15 मिनट ही पढ़े। तो फिर या फिर इधर उधर इससे बात कर ली, थोड़ी देर बाहर बैठ लिए, तो पूरा दिन 10 घंटे तुम लाइब्रेरी में रहे, तुम्हें लग रहा है मैंने 10 घंटे पढ़ा, तुम 2 घंटे 3 घंटे सीरियस तो नहीं है आप। हाँ, सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि करना है तो करना है, वरना छोड़ दो। अगर तुम्हारे मन में 1% भी है कि नहीं हो पाएगा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ 4-5 तुम ड्रॉप लोगे। Right. जैसे मैं अपना बताता हूँ, 4-5 मेरे ड्रॉप हुए, 5.5 साल की ये पढ़ाई है, खाली एमबीबीएस करके भी कुछ नहीं होता। 3 साल की पीजी भी है, पीजी पे भी हो सकता है ड्रॉप लेने पड़ जाए, Right. है ना, तो कुछ सर्टेन तो कुछ नहीं है ना। तो वही बात है कि अगर तुम्हारे अंदर हार्डवर्क करने की हिम्मत है कि भाई मैं नहीं थकूंगा चाहे कुछ भी हो, तो भाई तुम आगे जाओ, तुम्हारे 5 ड्रॉप है 6 ड्रॉप है नहीं मैटर करता, पर अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। राइट। और अगर तुम्हारा एमबीबीएस नहीं हो रहा तो किसी कोई मतलब मेडिकल फील्ड तो ऐसा है कि कुछ भी छोटा नहीं है, मतलब Right. कि तुम कुछ भी कह लो, पर कहने के लिए कुछ भी, पर छोटा कुछ नहीं है यार, हाँ। है ना। तो तुम बीएमएस ऑप्ट करो, बीडीएस ऑप्ट करो, कुछ भी ऑप्ट करो, पर वही है कि ये नहीं है कि एमबीबीएस नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि आपने बीएमएस आपने 2 साल कहीं ना कहीं पढ़ा, उसमें कितना करियर प्रोग्रेस कर सकता है आदमी, एंड उसमें सैलरी रेंज क्या रहती है, कब कमाना शुरू करता है? सेम मतलब स्टिपेंड गवर्नमेंट जो देती है वो सेम एमबीबीएस ग्रेजुएट को जो मिलता है वही बीएमएस। वो सेम, बिल्कुल बिल्कुल इंटर्नशिप तक की स्टिपेंड भी सेम है बिल्कुल। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल, सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। बस बात ये लोगों ने ना नीचे दिखा रखा है, पर नहीं, असल में है नहीं। उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाई, उनको एंशिएंट भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, हम खाली मॉडर्न पढ़ रहे हैं। तो वही भाई रेस्पेक्ट है मेरी उनके लिए, मैं ये नहीं कहता मैं यहाँ आ गया, पर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 साल वहाँ पढ़ के आया। राइट। वहाँ के टीचर मॉडर्न भी पूछते हैं और वहाँ के टीचर एंशिएंट, दोनों पेपर, दोनों 50-50 100 नंबर के पेपर का 50-50 दोनों पूछी जाती है। हाँ, तो राइट। कुछ नीचे दिखाने वाली बात नहीं है। एंड पढ़ाई कुछ अलग है, मतलब सब्जेक्ट्स जो है? सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 2-3 सब्जेक्ट अलग हैं बस, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बस। और मतलब इतना ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है इंडिया में, तो वही है, नहीं पहचान करते लोग, है ना। हाँ। बाहर की वो चीज़, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमारा एम्स है राइट। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया ने आयुर्वेद के लिए एम्स खोल दिया। ओह अच्छा। हाँ, तो मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सब 3 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया है आयुर्वेद को लेके। सबसे ज़्यादा रिसर्च चाइना कर रहा है आयुर्वेद पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हाँ, स्कोप है या बहुत ज़्यादा। अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, राइट, जो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्सपेक्टिव भी यही था कि जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि यार लगता है नहीं होगा, तो ये एंड नहीं है, एमबीबीएस इज़ नॉट दी एंड। ये नहीं है कि डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं है आपके लिए, ये एक एग्ज़ाम की तरह है जो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं वर्थ है, मतलब कि आप अपनी लाइफ ले लो या आपकी लाइफ अपनी
पूरी इसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आप मेजर करने लगो, वैसा नहीं है। क्लियर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर जो आप कर सकते हो। राइट। अच्छा, अभी आपने बोला कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बहुत है, तो क्योंकि अब तो आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। रैगिंग जब आपकी हुई, अगर हुई थी तो कैसी हुई थी, और जब आपने ली तो कैसी ली थी, और कितना प्रेवलेंट है अभी भी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने बाकी स्टूडेंट से बात की, मैं बता देता हूँ, वो बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, PDP। हाँ, तो उससे क्या होता है कि हमारी सीनियर से बातचीत हो जाती है, उनसे कॉन्वर्सेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, एग्जाम के टाइम में सीनियर्स बहुत काम आते हैं, और ऑब्वियसली जो पहले चीज़ें होती थी वो नहीं होती है, तो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट एक तरीके से फन भी है। हाँ। तो मैं इसलिए आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे हुई आपकी रैगिंग और कैसे आपने ली अपने जूनियर्स की? मतलब ये है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, ठीक है। तो मेरे जैसों के लिए ही है कि भाई मतलब जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल पाता। हाँ। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो आया वही भाई है कि सिखाते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे बन के नहीं रहना, थोड़ा खुलना है, क्योंकि आगे जाके पेशेंट से डील करनी है। राइट। आपने बहुत से डॉक्टर देखे होंगे कि कुछ पूछते ही नहीं है, हाँ भाई बैठ जाओ, लिखते रहेंगे, हाँ भाई चले जाओ। तो ये नहीं होता ना, ऐसे तो फिर फायदा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है या बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, पर एक लिमिट तक ठीक है, और लिमिट से ज़्यादा तो बहुत बेकार ही है। और मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ था, वही था। मेरी BMS पहले थी, मैंने 2 साल करी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ गए तो नाम वगैरह पूछा, भाई क्या करते हो, क्रिकेट खेलते हो? यहाँ खेलते हैं। एक आध टास्क दिए, टास्क कर दिए, ठीक है क्या कहते हैं, फिर दूसरे सीनियर ने दूसरे रूम में बुला लिए। तो मैं जिम जा रहा था, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हॉबी बता। हाँ। मैंने हॉबी बताई कि जिम जाता है, कि हाँ, कि वेट कितना उठाता है। मैंने कि बेंच प्रेस 100 kg, हाँ। वेट स्क्वाट 150 kg। कह रहे कि तू तो वेट बहुत अच्छा मारता है। हाँ। कपड़े उतार, बॉडी दिखा। अच्छा। फिर पोजिंग कराई थी उन्होंने मेरे से रैगिंग। अच्छा, तो मुन्ना भाई MBBS वाला सीन आपके साथ हुआ है? राइट। कराई थी बस। राइट, वो भी आपके साथ अलग से, मतलब हाँ ठीक है। और आप क्योंकि कंफर्टेबल थे तो ये नहीं थी कि हाँ, नाइस नाइस। पूछ तो लेते हैं वो पहले कि भाई कंफर्टेबल हो तो रूम में रुको, वरना जाओ। कोई हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं बुला रहा तुम्हें कि हम तुम्हें गाली देख के कि तुम्हें नीचे दिखाने के लिए। हाँ। जैसे ऐसा होता है कि हम गए फर्स्ट ईयर में, हम तो चौड़ में है भाई, हाँ। हम तो सिलेक्शन निकाल के आए हैं, घूम रहे हैं टी-शर्ट में, जीन्स पहन रहे हैं फटी हुई। तो वो यही समझाते हैं कि भाई फुल स्लीव्स की शर्ट होनी चाहिए, शर्ट अंदर, मतलब हाउ टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर। राइट राइट। अब फर्स्ट ईयर में तुम सर पे प्रोफेसर तक कह देते हैं कि तुमने अपने जूनियर्स को तमीज नहीं सिखाई क्या, ये हमसे ऐसे बात करते हैं। हाँ, तो एक कहीं बिहेव करना सिखाया जाता है जैसे। राइट। आई थिंक जो एक इंस्टीट्यूशन का डिकोरम है और एक डॉक्टर में जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आपको फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे सीनियर्स के थ्रू सिखाया जाता हाँ है, भाई। राइट, रादर देन टीचर्स। अब जैसे अब हम कोई वैसे कॉलेज में तो नहीं पढ़ रहे, प्रोफेशनल कॉलेज है, हॉस्पिटल अटैच्ड है। राइट। अब तुम उल्टे सीधे कपड़े पहन के पेशेंट्स के बीच में जाओगे, भाई किस पेशेंट का क्या बिहेवियर है, किसके पेशेंट की डेथ हुई है, क्या हुआ है, सब कुछ मैटर करता है ना। राइट। तो वही चीज़ है कि हाउ मतलब डेकोरम में सिखाया जाता है बेसिकली। राइट राइट राइट। यानी कि आपका इंटरेस्टिंग रहा है कहीं ना कहीं जो रैगिंग वाला पार्ट था, राइट। और उससे क्या क्या फ़ायदे हुए आपके, मतलब जो आपने सीनियर से इंटरेक्ट किया, उससे क्या क्या एडवांटेज हुए? सीनियर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एक मेडिकल करियर में MBBS के? सीनियर तो थ्रू आउट सिखाते चलते हैं। अच्छा। मतलब कि जैसे कि अब हम फर्स्ट ईयर में आ गए, पढ़ने को इतना कुछ है, पढ़ भी लेगा, लास्ट तक कैसे शेप अप करेंगे, राइट। टाइम लिमिटेड है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सब चीज़ें सीनियर ही बताते हैं। और अब हम MBBS में कुछ नहीं, ठीक है, मान लो मैं मानता हूँ कि कोई बंदा सीनियर से मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है सीनियर में, तो ठीक है वो खुद कर लेगा। और आगे जाके तुमने सर्जिकल ब्रांच ले ली, कुछ सीखोगे कैसे, सीनियर से सीखोगे। जब तुम्हें यहाँ बिहेव करना नहीं आता, तुम वहाँ जाके क्या बिहेव करोगे, राइट। तो आई थिंक सीनियर से इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है, एंड उसको आप किसी तरह भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है अभी? कभी आपको लगता है कि यार क्यों कर लिया MBBS, इससे अच्छा तो इंजीनियरिंग कर लेता है, कुछ और बन जाता? नहीं नहीं, नो रिग्रेट। नाइस, चलो ये भी अच्छी चीज़ है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम मिलता है? MBBS का पार्ट होते हैं, मतलब एक तो मैंने बोला कि आप जिम है, बट वो मुझे कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन भी लगता है कि वो मुझे रोज करना है। उसके अलावा कितना टाइम मिल जाता है आपको अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए? मतलब जैसे डिपेंड करता है, जैसे मेरी तो क्रिकेट है। अच्छा। अब मैं वीक में 2 मैच भी खेल लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टाइम निकल जाता है कि पूरे हफ्ते 1-1 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, वीकेंड्स पे हाफ डे होता है सैटरडे, तो जाके क्रिकेट खेल लो एक दिन, संडे को पढ़ लो, या फिर संडे को खेल के सैटरडे को पढ़ लो। राइट राइट, तो उसको एडजस्ट करना है बस अकॉर्डिंग। पेपर टाइम में थोड़ा सा करना पड़ता है इधर उधर, जैसे यहाँ पेपर बहुत होते हैं, तो उन चीज़ों मेरे को जिम भी छोड़नी पड़ जाती है प्रॉफ्स के टाइम पे। अच्छा। प्रॉफ्स के टाइम पे
पर मैनेज करके चले तो सब हो सकता है। राइट राइट राइट। तो कितने पेपर्स होते हैं मतलब एक साल में MBBS स्टूडेंट के, अगर मुझे बताओ तो आप? फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, उसके बीच में वो क्लास टेस्ट अपने देते रहते हैं। अच्छा, क्लास टेस्ट होते हाँ, रहते हैं। और हर यूनिट पूरे होने के बाद टेस्ट होते हैं। अच्छा, ओके। सब्जेक्ट वाइज, कोई कोई सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, NMC गाइडलाइन है अब तो लेते ही लेते हैं। ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म के बाद फिर मिड टर्म होता है, मिड टर्म के बाद फिर एग्जाम के बीच में, ये बड़े बड़े एग्जाम बता रहा हूँ, बीच में चलते रहते हैं, है ना। वो छोटे छोटे टेस्ट है लेकिन। मिड टर्म के बाद फिर सेंटअप मतलब प्री प्रॉक्स एग्जाम, Right. और फिर प्रॉक्स। राइट राइट। तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी ऑक्यूपाइड रहोगे, बट ये टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी बनी रहेगी, है ना? वही है, हमारे तो मैम भी बोलती थी कि ये पेपर है, जिंदगी खत्म नहीं होगी, पेपरों में जिंदगी भी नहीं देनी, सब कुछ करना है, पेपर भी देने, मैनेज करना सीखना होगा। राइट राइट राइट। कहीं ना कहीं आप सीख जाते हो उसमें। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जब आप 11th-12th में थे, उसके बाद जो आपके ड्रॉप ईयर्स थे, मैं उसमें ये समझना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कोविड ईयर आया तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मूव कर गई, है ना? तो जब ऑनलाइन मूव कर गई तो फ़ोन में पढ़ रहे थे, तो आपकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे, सोशल मीडिया ये सब। हाँ। तो उसको कैसे ओवरकम करते थे? यार वही है कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, मतलब कि मैं नीट देना है, एक मैंने कह दिया नीट देना है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक है कि मुझे सिलेक्शन निकालना ही निकालना है, तो बाकी चीज़ें अपने साइड होती चलती हैं। मतलब कि जैसे मैं बताऊँ तो कभी कभी मन में आता था कि यार आज पढ़ने का मन नहीं है, फिर लगता था कि यार फिर ये 2 साल 3 साल दे दी, क्या फ़ायदा रहा, अगर इस चीज़ की वजह से सिलेक्शन रह गया तो। राइट राइट तो राइट वही था कि करना है तो करना है, फिर कुछ नहीं दिखता फिर तो। राइट। तो कहीं ना कहीं मन में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो आप बाकी चीज़ें भी मैनेज कर लोगे और हाँ। नीट का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे। हाँ। राइट, ठीक है। तो क्योंकि अब तो आई थिंक 15-20 दिन ही रह गए हैं नीट के एग्ज़ाम में, आपकी क्या एडवाइस है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं? मेरा तो ये है कि भाई जो हो गया, जितना पढ़ लिया, नया कुछ पढ़ना नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया तुम्हें उसको रिवाइज करना है। मतलब तुम जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज आएगी, सिली मिस्टेक कम होगी। आजकल क्या है, पेपर इतना आसान है और NCERT बेस है, टाइम भी बढ़ा दिया है अब तो, है ना। तो सिली मिस्टेक जिसकी कम है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन उसके ज़्यादा है। राइट। तो मतलब सिली मिस्टेक कैसे कम होगी, रिवाइज करने से। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। राइट। तो लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? मतलब सब कुछ छोड़ो, जो कर लिया, तुम्हारे पास नोट्स तुम्हारे प्रिपेयर होंगे, राइट। या नहीं भी हैं तो आजकल तो नोट्स आते ही हैं, है ना, अवेलेबल हैं। तुम रिवाइज करना शुरू करो चीज़ों को, और तुमने अगर पूरे साल टेस्ट दिए तो तुम्हें पता है कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है, राइट। है ना। तो फालतू की चीज़ें अब नहीं पढ़नी है, अब मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उनको ही रिवाइज करना है। और अब मॉक टेस्ट वगैरह देने का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। मॉक टेस्ट अगर तुमने दिए तो तुमने गलतियाँ लिखी होंगी, राइट। नहीं लिखी तो भी पता होंगी। तो उन चीज़ों को देखो और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थे कुमार पाल, जिन्होंने 5th अटेम्प्ट में जाके अपना नीट क्लियर किया। काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताई कि NCERT से स्टिक रहना है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपके पास कोई भी मेंटर आपका आपके फ्रेंड के फॉर्म में हो सकता है, आपकी फैमिली और पेरेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, तो उसका कंटिन्यूस सपोर्ट लेते रहिए, ठीक है? वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करके हमें बताइए कि आप और क्या क्या क्वेश्चंस चाहते हैं कि हम MBBS एस्पिरेंट से पूछें। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।